जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के सेक्शन के बारे में। देखिए, आप चाहे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर एनटीए नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, तो रिसर्च एप्टीट्यूड को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रिसर्च एप्टीट्यूड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दोनों ही एग्ज़ाम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि जो मॉडल क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी, उनको हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आपका स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपकी अप्रोच रहनी चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं एग्ज़ाम्स में, उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। आप चाहे तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको जो है एक अच्छी कंसेप्चुअल नॉलेज हो गई है रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो है कितनी बुक्स पढ़ी हों, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, और यहाँ पे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को भी जोड़ दूंगा, तो आपको जो है इतनी अच्छी एज नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। कंसेप्ट आपके हो सकता है क्लियर हो जाए, लेकिन आप अगर वहाँ पे एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है उसको आप जो है कंसेप्चुअल बेसिस पे कह सकते हैं, उसको आप एलिमिनेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए एमसीक्यूज़ जितने हो सकें उतने एमसीक्यूज़ करेंगे आप। अब देखिए, 2 प्लेटफॉर्म्स मैं जो यूपीएचईएससी के एस्पिरेंट्स हैं और नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बता देता हूँ। पहला तो है कोई भी जो बुक है, जैसे कि ट्रू मैन की किताब आती है एक नेट के लिए, वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं नेट जो रिसर्च पेपर के, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बुक है केवीएस मैदान की, जो भी बुक है आपके पास में, आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की। तीसरा जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक करके, आप उस पर भी एमसीक्यूज़ जो है जाके दे सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात रही कि आपको एमसीक्यूज़ देने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन पहले एमसीक्यूज़ से पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, पढ़ना आपको किस तरीके से, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको क्या करना है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च देख लेना है कितने मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे हिस्टोरिकल मेथड पढ़ा, अब हिस्टोरिकल मेथड में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं, किस चीज़ से रिलेटेड होता है, क्यों होता है, तो मतलब व्हाट वेयर, ये सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े पता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किससे रिलेटेड होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे समझाने का सीधा सा मतलब है कि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो आपकी शब्दावली है किसी भी रिसर्च से रिलेटेड, वो आपको ध्यान रखी है। टर्मिनोलॉजीज से ही क्वेश्चंस बनेंगे, और ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बात बिल्कुल विश्वास करेंगे मेरे पे कि टर्मिनोलॉजीज अगर आपकी बेसिकली कंसेप्ट ही टर्मिनोलॉजी के हैं, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देखिए, ये एक मान लीजिए टर्म है हिस्टोरिकल मेथड। अब देखिए, इस हिस्टोरिकल मेथड क्या है, ये एक तरीके से अपने आप में एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है। इससे रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ऑप्शंस जो दे रखे हैं, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल मेथड जो है पास्ट इवेंट से जो है बेसिकली पास्ट इवेंट से जो है रिलेट करता है। अब जैसे फिलोसॉफिकल मेथड है, तो फिलोसॉफिकल मेथड विजन से रिलेट करता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो आपका फ्यूचर एक्शन से रिलेट करता है। तो देखिए, जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटल मेथड, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे भी आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड देखने को मिलेगा, आपको फ्यूचर एक्शन आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो होपफुली मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो आपको एमसीक्यूज जितने हो सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के, वो करने हैं। जितनी मेरी कोशिश रहेगी मैं भी आपके सामने लेके आऊँगा। और दूसरी चीज़ है, आपको टर्मोलॉजीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है। टर्म्स जो है, टर्म्स के ऊपर आपको अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। टर्म्स के ऊपर आपको अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है, इतनी सी ही बात है रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के आने वाले हैं। तो ये देखिए, ये कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज पे आप ध्यान देंगे। हिस्टोरिकल मेथड पास्ट इवेंट से जुड़ा होता है, सर्वे मेथड जो है वो प्रेजेंट इवेंट से जुड़ा होता है। अब देखिए, थोड़ा इसमें कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल मेथड और सर्वे मेथड में क्या अंतर होता है। तो ये थोड़ा सा आप जब पढ़ने लगेंगे, थोड़े से कंसेप्ट आपके बिल्ड होने लगेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। फिलोसॉफिकल मेथड जो है वो विजन के लिए होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है फ्यूचर एक्शंस पे जो है उससे रिलेटेड रिसर्च होती है। तो अब देखिए, इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा कोड ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का
5th रहेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू। अब देखिए साइंटिफिक मेथड का जो एम रहेगा रिसर्च में वो क्या होता है, इसका आंसर रहेगा एलिमिनेट स्परियस रिलेशंस। तो हिंदी में अगर इसका देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी तरीका होता है, अगर इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको ना समझ में आइए, तो हिंदी का अनुवाद इसका देख लेंगे। स्पीरियस का मतलब होता है बेसिकली जो चीज़ ऐसी लगेगी बिल्कुल जेन्युइन है लेकिन वो फॉल्स होती है, तो ये मतलब होता है। तो साइंटिफिक मेथड का जो है यही काम होता है कि एलिमिनेट करना है स्पूरियस रिलेशनशिप। जो स्पूरियस रिलेशंस होते हैं, मान ली एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल से जो है जेन्युइन लग रहे हैं वो रिलेशंस लेकिन वो जेन्युइन नहीं होते, फॉल्स रिलेशंस होते हैं, तो उनको ही साइंटिफिक मेथड जो है एलिमिनेट करता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च। तो देखिए इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके आ सकते हैं। मेथड ऑफ रिसर्च कौन सा नहीं, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, सर्वे, ये सब देख लिया हमने। ऑब्जर्वेशन एक टूल है, ये देखिए ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्वेशन एक टूल है ना कि मेथड है रिसर्च का। और इस ऑब्जर्वेशन टूल पे एक रिसर्च मेथड काम करता है, वो है एम्पेरिकल मेथड ऑफ रिसर्च। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्वेशन एक टूल है ना कि एक रिसर्च मेथड है। 4th क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बेस्ड ऑन। तो देखिए मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये मैंने आपको पहले बताया, एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं तो एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इनके बारे में आपको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो इसलिए ये जो है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल पे कोई हम चेंज करेंगे तो दूसरे पे क्या अंतर पड़ेगा, तो ये सब जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ही आता है। अब देखिए अगला प्रश्न है फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। तो देखिए फील्ड वर्क जो है एम्पेरिकल। अब देखिए आप जब मान लीजिए आपको जो है किताबों से पढ़ के अब आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं लेकिन फील्ड का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे जो है आपको एम्पेरिकल नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपनी रिसर्च को कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के बेसिस पे मतलब थॉट प्रोसेस के बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन जो फील्ड वर्क है वो एम्पेरिकल टूल से काम आएगा, मतलब एम्पेरिकल टूल उसमें काम आएगा, जो चीज़ आप देखेंगे उसी के बेसिस पे आप एक अपनी जो है रिसर्च कर पाएंगे। तो फील्ड वर्क जो है बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पेरिकल, तो ये जो है एम्पेरिकल रिसर्च भी कहेंगे इसको। अगला प्रश्न है प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज। तो देखिए इसमें कौन सी प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं आती है, ऑब्जर्वेशन आता है, मैनिपुलेशन, रेप्लिकेशंस आता है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आपको टर्मोलॉजी ध्यान देना है, तो देखिए मैनिपुलेशन ये जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की टर्मोलॉजी है, मैनिपुलेशन, वेरिएबल, ये सब जो है, रेप्लिकेशन जो है, ये सब टर्मोलॉजी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ जुड़ी हुई। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि इन रिसर्च के साथ के जो टर्म्स हैं वो दूसरी रिसर्च में नहीं आएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, रेप्लिकेशन, कंट्रोलिंग जो है, देखिए मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग एक तरीके से एक ही बात है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। रेफरेंस कलेक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं आता, रेफरेंस कलेक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं आता है, तो आप अपने कॉमन सेंस से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज। देखिए ऑब्जर्वेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है, मैनिपुलेशन होता है। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आपको रिपीटेड लग सकते हैं लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन जो है अपने आप में एक न्यू कंसेप्ट है। तो देखिए इसमें नॉट नीडेड कंटेंट एनालिसिस। अब देखिए आप अगर ज़्यादा जिज्ञासु हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंटेंट एनालिसिस कौन सी रिसर्च में होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको ऑब्जर्वेशन, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन हो गया, कंटेंट एनालिसिस कौन सी रिसर्च में होता है ये आपको इसमें तो नहीं होता एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो अगर आपको इतना भी पता होगा तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। अगला प्रश्न है द टर्म फिनोमोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग विद द प्रोसेस ऑफ। तो देखिए फिनोमोलॉजी जो है किस प्रोसेस से जुड़ा होता है। अब देखिए ये फिनोमोलॉजी जो है बेसिकली एक जो ह्यूमन की कॉन्शियसनेस होती है, क्वालिटी होती है, उससे जुड़ा हुआ शब्द है। आप इसका जो हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ा हुआ होता है फिनोमोलॉजी। फिनोमोलॉजी जो है एज इट इज़ वाली चीज़ होती है, फिनोमोलॉजी का मतलब होता है एज इट इज़, जैसी वो चीज़ है वैसे ही हम उसको देख रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है फिनोमोलॉजी। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको शायद ना समझ में आ रही हूँ लेकिन आप जब इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उनको आप रिलेट कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा क्वालिटेटिव रिसर्च रहेगा। अब देखिए इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कोरिलेशनल स्टडी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है,
तो ये सारी शब्दावली पे आपको जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, यही एग्जाम्स में आएंगी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, मात्रात्मक, जो मात्रा में हम जिसको क्या कर सकते हैं, नंबर में क्या कर सकते हैं, एक तरीके से नंबर की फॉर्म में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड आप नंबर की टर्म्स में नहीं कर सकते। मैरिटल स्टेटस तो आपका यस और नो हो सकता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो ऑब्वियसली नंबर से होता है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका जो है नंबर से आप इसको क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, कितने जो है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रोफेशनल एटीट्यूड हम कर सकते हैं कि उसको 5% एटीट्यूड है, उसको 10%, तो इस तरीके की चीज़ें हम एटीट्यूड में नहीं कर सकते। तो ये क्वांटिटेटिव में नहीं क्वालिटेटिव में आएगा, तो इसको आप देखेंगे। और अच्छा प्रश्न है ये, मैं इसको अच्छा प्रश्न कहूँगा। अगला प्रश्न है अ डॉक्टर स्टडीज़। अब देखिए अच्छा प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो तो इसी को करेंगे, लेकिन जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो उनके लिए चारों एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को छोड़ दें तो ये तीन ऑप्शन जो है एक जैसे से उनको लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है इन पे ध्यान देना है, कॉमन सेंस इसमें लगाना है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये सारी चीज़ें आपको जब क्लियर हो जाएंगी इनके बेसिस पे। देखिए ये क्या है बेसिकली, ये देखिए नींव है आपकी। जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो टर्मोलॉजीज जो जिनकी मैं टर्मोलॉजीज के लिए जो आपको ध्यान देना है, आपको उन पे फोकस करना है, वो मेरा बताने का यही कारण है कि वो एक नींव है। नींव के ऊपर आप अपने कंसेप्ट को और टर्मोलॉजीज को बिल्ड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासीफाई एज। तो देखिए जो डॉक्टर है वो स्टडीज़ करता है रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स इन डेंगू फीवर। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है बीमार हुआ, डेंगू हो गया, अब उसको डॉक्टर ने एक तो ए ड्रग दिया, एक बी ड्रग दिया है। अब देखिए उनकी रिलेटिव इफेक्टिवनेस को जब वो चेक करेगा, अब ये जो शब्द है देखिए रिलेटिव इफेक्टिवनेस, मैनिपुलेशन, ये सब एक जैसे से ही शब्द हैं। इनको आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के आगे लिख लेना है, अपने आप कहीं पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के आगे लिख लेना है। और ये शब्द जहाँ भी दिखे वहाँ पे बस आंख बंद करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको टिक कर देना है। आपको जहाँ भी दिखे, आंख बंद करके तो नहीं करेंगे, इधर उधर हो जाएगा, आंख खोल के जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसर्च टूल। तो देखिए रिसर्च टूल इसमें से कौन कौन सा है, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, डायग्राम, ये रिसर्च टूल्स है कि नहीं है। तो देखिए इसमें ये आपने सुना होगा क्वेश्चनरी जो है एक रिसर्च टूल है, सर्वे जो है एक रिसर्च टूल है, ये आपने सुना होगा। तो इसलिए इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि जैसे ग्राफ, इलस्ट्रेशन, डायग्राम, ये सब जो है एक तरीके से एक जैसे से ही लग रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चनरी है वो आपने अगर सुन रखा है, कंसेप्ट आपको पता है, तो आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे, नहीं तो कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में कॉमन सेंस भी आपको काफ़ी हद तक लगाना पड़ता है, और जिनको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसलिए ही आपको टर्मोलॉजीज पे ध्यान देना है। अब जैसे कि आपके लिए टर्म है क्वेश्चनरी, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चनरी क्या होता है, यही यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको सीखना है। अगला प्रश्न है न्यूटन गिव्स 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन, दिस रिसर्च इज कैटेगराइज एज फंडामेंटल रिसर्च। तो देखिए जो न्यूटन के जो है 3 लॉज वो बेसिकली किस रिसर्च में आएंगे, तो ये फंडामेंटल रिसर्च है, मतलब इनके बेसिस पे ही साइंस के जो और कंसेप्ट हैं वो बेसिकली वर्क करते हैं। तो न्यूटन के जो 3 लॉ हैं वो फंडामेंटल रिसर्च के अंडर आएंगे। और इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन रिसर्च जो है ये सब आपको पता होना चाहिए। सैंपल सर्वे क्या है। अब देखिए अप्लाइड रिसर्च क्यों नहीं है ये लॉज, अप्लाइड रिसर्च तब होगी तब ये देखिए थ्योरी है, थ्योरी और फंडामेंटल रिसर्च में बहुत बड़ा जो है संबंध होता है। एक तरीके से थ्योरेटिकल रिसर्च को ही फंडामेंटल रिसर्च बोल देते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कंसेप्ट है, आपको लग सकता है कि अप्लाइड रिसर्च भी तो हो सकती है। देखिए अप्लाइड रिसर्च तब होगी जब इन लॉज को यूज़ करके कोई रिसर्च की जा रही हो, या मान लीजिए जैसे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स का मोशन है, जेट में या रॉकेट्स में यूज़ होता है। थर्ड लॉ क्या है, फॉर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये होता है बेसिकली एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जब यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए रॉकेट उड़ा रहे हैं, तो तब अप्लाइड रिसर्च होगी। लेकिन अगर ये थ्योरी है तो इसको फंडामेंटल रिसर्च में ही रखा जाएगा। होपफुली आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आप जब पढ़ेंगे तो फंडामेंटल रिसर्च में और जो थ्योरी है उसमें आपको मतलब पता चल जाएगा। तो इसी के साथ में दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो है
ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से गेन करने को मिली होंगी। और आप अगर इस तरीके से स्ट्रेटेजी रखेंगे तो आपको अपने जो क्वेश्चन हैं उनमें जो है बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।